कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है सभी लोग? कल पेपर की तैयारी चल रही होगी? नहीं तो तैयारी करिए बेटा, कब करेंगे फिर? खैर आइए, आज की क्लास में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी जो कहानी चल रही थी एक बार समझ करता हूं, आपका ध्यान चाहिए, ठीक है? पढ़ने के मूड में आ जाइए बच्चों। अभी तक थर्मो में कंसेप्ट तो बहुत सारे सीखे, मगर फॉर्मूले कोई मुझसे कहे कितने सीखे तो मैं कहूंगा 3 या 4। लेट मी स्पीक। कंसेप्ट तो बहुत सारे सीखे, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे फॉर्मूले कितने सीखे तो मैं कहूंगा 3 या 4। अगर इस पूरे थर्मो को मैं फॉर्मूले में कहीं ना कहीं कंप्रेस करूंगा और जो धीरे धीरे करता चलूंगा तो आप देखना एक स्लाइड में सारे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। और अभी तक अगर कोई केवल फॉर्मूला सोच के चैप्टर पढ़ रहा है तो सबसे पहला फॉर्मूला जो उसके सामने आया है वो आया है W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। और फिर इसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला आया था एनर्जी का हिसाब किताब, मुझे बोलने दीजिएगा, और वो था डेल्टा U बराबर Q प्लस W। जब यहां से निकले तो एक नया पैरामीटर हमारे सामने आया जिसका नाम रखा इंथैल्पी, और हमने जब चेंज इन इंथैल्पी निकाला तो चेंज इन इंथैल्पी का जनरल फॉर्मूला था डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। आया ना? ये असली फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है। एक बच्चा जो केवल कहता है मेरा सिलेक्शन करा दो, एक बच्चा जो कहता है मेरा सिलेक्शन करा दो, वो बस ये याद करता है, बस ये याद करता है, इसे याद ही नहीं करता। वो तो केवल इसे याद करता है अगर केमिकल रिएक्शन आएगा तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT लगाया जाएगा। तभी मैंने कहा या तो 3 या तो 4, डिपेंड आप कैसे चीजों को समझ रहे हैं। फिलहाल फॉर्मूले वाइज तो केवल 4 फॉर्मूले आए। ये जो फॉर्मूला है अलग अलग कंडीशन पे अलग हुआ, कभी कांस्टेंट प्रेशर पे, कभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंड सो ऑन। सारे सवाल करेंगे उसके पहले ये सारे फॉर्मूले आपको तो अच्छे से याद है ना यार। लास्ट क्लास में हम एंथैल्पी का कैलकुलेशन कर रहे थे और लास्ट क्लास में एंथैल्पी के कैलकुलेशन में हमने एक स्पेशल केस पढ़ा, दैट इज कंबशन। और कंबशन का अगर कोई सवाल आया तो मैंने कहा सबसे पहले आंसर गेस करो। मैं समराइज कर रहा हूं, शायद वही एक सवाल आपका नीट का हो, समझना मेरी बात को। एक सवाल क्या होगा नहीं पता, इसलिए एक एक चीज को सुनो। तो लास्ट क्लास में मैंने कहा सबसे पहले आंसर गेस करो। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, आपसे कहा गया मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है CXHY। तो सबसे पहले आप देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अगर प्रश्न में टेम्परेचर 100 या 100 से ज्यादा है तो आई एम डैम श्योर इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, मगर ये कंसेप्ट केवल हाइड्रोकार्बन के लिए है। क्लियर? अगर आपको ये पता चल गया किसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो कहानी तो खत्म है, डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा है। कभी कभी सवाल आपको मौका नहीं देता सॉल्व करने का, बस एक बड़ा छोटा नंबर देखना होता है। टिक करिए, आगे बढ़िए, आप मॉडल सवाल करोगे आपको दिखेगा। मैं नहीं कहता हूं सवालों को लोग फॉर्मूले से नहीं करते, आप तो ऐसे ही करोगे, बस इसको फील करो। तो सबसे पहले एनालाइज करो कौन बड़ा कौन छोटा। अगर डेल्टा एनजी निगेटिव होगा तो डेल्टा एच और डेल्टा ई में डेल्टा ई बड़ा होगा। मैं कभी ई कहता हूं कभी यू कहता हूं, उसमें कोई आपत्ति तो नहीं ना? ताकि आपकी भी आदत पड़ी रहे, चाहे ई बोले चाहे यू बोले। सर फिर भी कभी कभी हमें डेल्टा एनजी निकालना तो पड़ेगा ना। मैंने कहा बड़ा सिंपल सा फंडा है लाला, डेल्टा एनजी का फॉर्मूला y/4 - 1। अगर टेम्परेचर 100 से ज्यादा, अगर टेम्परेचर 100 से कम तो -y/4 - 1। सबको याद है? अब इसी पे ढेर सारे सवाल, गलतियां, ट्विस्ट सब सिखाऊंगा, लेकिन जो कल कर रहे थे वही सवाल शुरू करता हूं। तो लिखिएगा प्यारे बच्चों अगला सवाल, लिखना ड्यूरिंग कंबशन ऑफ, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन at 127 डिग्री सेल्सियस, at 127 डिग्री सेल्सियस। पहले समझो कितने तरह के सवाल बनेंगे, ठीक है? हमने किसका कंबशन किया है? इथेन का। कितने पे हो रहा है? सवाल या तो डेल्टा एच देके डेल्टा यू पूछेगा या तो डेल्टा यू देके डेल्टा एच पूछेगा। बोलो बच्चों इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा निगेटिव? बिना रिएक्शन लिखे गेस कर लिया? और अगर इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो पहला सवाल बताओ डेल्टा एच बड़ा कि डेल्टा ई बड़ा? अब मैं 4 ऑप्शन नहीं दूंगा वरना सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे, ठीक? पहला सवाल कंपैरिजन, बड़ा छोटा कर लोगे? पहले सवाल का टाइप सबको समझ में आ गया? तो अगर कोई मुझसे कहे डेल्टा एच और डेल्टा ई में कौन बड़ा है तो आंसर विल बी डेल्टा एच। आओ चलते हैं अगले सवाल में। रुको, कौन बड़ा है? ये सारी बातें साइन कन्वेंशन के साथ है कि विदाउट साइन कन्वेंशन से? दूसरा सवाल, क्या आप मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी बता दोगे? कितने बच्चे बता देंगे? डेल्टा एनजी की वैल्यू बोलो। चलो, या तो कुछ बच्चों को रटा होगा और जिनको नहीं रटा उनको तो तरीका पता है।
y/4 - 1, y/4 - 1, प्लस के साथ कि माइनस साथ, क्योंकि टेम्परेचर 100 से y की वैल्यू 6, 6/4, 3/2, 1.5, 1.5 - 1, 0.5, ये सब फटाफट होना चाहिए। क्या डेल्टा एन जी 0.5 आएगा? अगर प्यारे बच्चों में आपसे पूछता व्हाट इज द डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, बता दोगे? कितना होगा? डेल्टा एन जी आर टी 0.5 आर टी बाई 2। एक सवाल, टेम्परेचर कितना है? 127 केल्विन में कितना होगा? 127 केल्विन में कितना होगा? आर के साथ। क्या वर्ड बोला मैंने? आर के साथ। क्या टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज टेम्परेचर 127 है, यानी कि 27 होता है 300, तो 127 होगा 400। ये सब फटाफट चाहिए। 27 कितना होता है? 300, तो 127, 100 बढ़ा दो तो 100 भी 400 कर दो। तो क्या यहाँ पे मैं कह दूं 400 आर बटे 2, यानी मैं कह दूं 200 आर? एग्री और नॉट? यहां तक फंडे क्लियर है? लेकिन अगर सवाल आपसे ये नहीं, सवाल आपसे पूछता व्हाट इज डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच, क्या बता दोगे? हमेशा सवाल को ध्यान से पढ़ना। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई पूछा है कि डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच पूछा है? बोलो आज क्या होगा आंसर? चलेगा। तो क्या इसका आंसर होगा -RT/2 बच्चों? यहां तक बच्चा समझ गया कि नहीं समझा? यहां तक आपको मैंने कल पास करा दिया था भाई। अब इसके आगे ले चल रहा हूं। इतने सवाल कर लोगे ना? बीच में जंबर सवाल आएंगे, फटाफट करना। फिलहाल एक सवाल और सिखा देता हूं, सुनो ना बच्चों। ये जो डेल्टा एच आपके सामने लिखा है, क्या डेल्टा एच को ही आपने क्यूपी कहा था? क्या बात कर रहे हो? ये जो चेंज इन एंथैल्पी है, यही तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर है। कितना प्यारा इत्तेफाक है। हीट एहसास है, हीट एहसास है। कितना प्यारा इत्तेफाक है, हीट एहसास है। ये जो नई चीज सिस्टम की आई थी डेल्टा एच, उसे भी हमने एहसासों में एहसास करना शुरू कर दिया। अगर हीट कांस्टेंट प्रेशर पे आई, अगर हीट पाथ फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन है, किस तरीके से आया उसका वैल्यू बदलेगा। अगर हीट कांस्टेंट प्रेशर पे आया वही डेल्टा एच है, अगर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आया वही डेल्टा यू है। एहसास करने की परिस्थितियां बदली है, वैल्यू बदलना बुलवाया ना। एहसास क्या हुआ और कैसे हुआ, कैसे हुआ से वैल्यू बदल जाएगा। इंग्लिश में टेक्निकल भाषा में कहूं तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर डेल्टा एच, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर डेल्टा यू। जहां डेल्टा एच है क्या वहां क्यूपी कह दूं? जहां डेल्टा ई है क्या वहां क्यूबी कह दूं? कभी कभी प्रश्न आपसे कहता व्हाट इज द क्यूपी माइनस क्यूवी, तो समझ जाना आपसे पूछा डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। नहीं समझे? यहां तक बच्चा समझ जाता, बच्चा यहां नहीं समझता। सवाल ऐसे आता है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना लंबा सेंटेंस क्या था? यही तो है। अरे तो सर ये छोटा ऐसे क्यों नहीं बोलता? सवाल तभी तो घुमाएगा आपको, कभी इंग्लिश बोलेगा, कभी सांकेतिक भाषा में बात करेगा। इज दिस क्लियर? क्या आप मुझे क्यूपी माइनस क्यूवी बता देंगे? एंड आंसर इज नथिंग बट RT/2। एक बार सभी वैरायटी लिख लें, सवालों का सिलसिला शुरू हो रहा है, जल्दी से पूरी क्लास के सही आंसर चाहिए। मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हमारा क्या है, हम तो कैसे पढ़ा लेंगे, आप कैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल आप सबके लिए, शुरू करें। ये लिख लेना, आर के साथ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। ये बादल आपको मई में बहुत बचाएंगे, देखना। 7/5 के पहले जो दिन है उसमें भी तो पढ़ाई करेंगे ना, उसमें बादल ही देखिएगा। देखना जरा, आर के साथ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। एक सवाल लिखना जरा, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ propene, propene at 500 Kelvin.
during combustion of propane at 500 Kelvin, calculate the difference between heat exchanged at constant pressure to heat exchanged at constant volume, सब बच्चों से बन जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो पूछ लेना। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आंसर आप मुझे बता सकते हैं आर के टर्म्स में। आंसर आप मुझे बता सकते हैं आर के टर्म्स में, और अगर मुझे आर को सॉल्व कराना होगा तो मैं कैलोरी में सॉल्व करा सकता हूं। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। समय तो नहीं लगा। चलो आओ प्यारे बच्चों, देखते हैं। सबने अटेम्प्ट तो कर लिया होगा। मुझे बताओ, सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखा कि नहीं लिखा? रिएक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, प्रोपीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जरा मुझे प्रोपीन का फॉर्मूला बताएंगे। C3H6। क्या Y की वैल्यू 6 है? क्या डेल्टा एनजी मन में आपके आ गया? 6/4 -1। सही किया गलत? डेल्टा एनजी सही निकाला गलत? प्लस होगा कि माइनस? टेम्परेचर 100 से ज्यादा तो प्लस, टेम्परेचर 100 से कम तो माइनस। आसान है। Y की वैल्यू 6 मतलब फिर से आएगा 0.5। आसान है। डेल्टा एनजी आ गया प्यारे बच्चों। उसने हमसे पूछा है डिफरेंस, तो QP माइनस QV पूछा है। बस सवाल ध्यान से पढ़ना, कभी V माइनस P करता है वो यही घुमाएगा। पहली गलती यहां होती है। ठीक है, सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा? डेल्टा एनजी RT। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 500। और R रहने दो, डेल्टा एनजी है। हाँ, आंसर कितना आ गया? अब मैं यहां पे 4 ऑप्शन फ्रेम कर सकता था। सबको क्लियर है? अगला सवाल, मैं जितने सवाल सिखाऊंगा कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। तो पहली गलती बस ध्यान से पढ़ना, तब QP माइनस QV है कि QV माइनस QP है, याद रहेगा। अगला सवाल, आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है A प्लस 3B से बना C प्लस D 3C 3D। A प्लस 3B से बना 3C प्लस 3D। पूरी रिएक्शन गैसियस है। तो इन गैसियस रिएक्शन मतलब आप समझ गए सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो प्यारे बच्चों कैसे हैं? गैसेस। In this gaseous reaction, delta E बराबर 17 किलो कैलोरी। डेल्टा E बराबर 17 किलो कैलोरी। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना दिया है? 17। देन कैलकुलेट डेल्टा H for the reaction. Then calculate delta H for the reaction at delta H for the reaction at 500 Kelvin। क्या सब बच्चों से बन जाएगा? अब आप सवाल तो कर ही लोगे, लेकिन गलती कहां होती है? दूसरी गलती सिखा रहा हूं। हर सवाल में कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, सीख लेते चलना, दिमाग में चिपकाते चलना। केवल सवाल बस नहीं सिखा रहा हूं, राइट? पहले सवाल में सिखाया, सवाल ध्यान से पढ़ना। कहा QP माइनस QV है, QV माइनस QP। इसमें आप क्या करेंगे बताओ प्यारे बच्चों? एक केमिकल रिएक्शन है, डेल्टा U दिया, डेल्टा H पूछा है। मात्र एक फॉर्मूला, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। लगाओ फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। हर बच्चे का आ गया? चलो अब बच्चा क्या करता है, डेल्टा E की वैल्यू दे रखी है 17 और डेल्टा NG आप निकाल लोगे 3 3 6 माइनस 4 कितना आया? 2। डन। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। तो 6 माइनस 4 कितना आया? 2। R को मैं प्यारे बच्चों क्या यहां पे R की वैल्यू 8.314 रखूं? अब दूसरी गलती, बच्चा हमेशा R की वैल्यू रखने में कंफ्यूज होता है केमिकल काइनेटिक्स से। नियम बनाओ, जोड़ किसे रहे हो? कैलोरी को। तो यहां भी कौन चाहिए? कैलोरी। तो मुझे R की वही वैल्यू रखनी है जो कैलोरी में हो। वही सेम कंसेप्ट हर जगह है, बाकी यूनिट से डिसाइड होगा R क्या होगा।
तो अगर आज यहां पे प्यारे बच्चों कैलोरी है तो मुझे आर की वैल्यू कैलोरी में रखनी पड़ेगी, और अपने को आर की वैल्यू याद है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर रखा 500। बताओ मैंने कुछ गड़बड़ किया कि नहीं किया? पहली गलती, कैलोरी है तो इसे भी कैलोरी होना, जूल है तो इसे भी जूल में होना, लीटर एटीएम है तो इसे भी लीटर एटीएम होना। दूसरी गलती, अगर ये किलो है तो इसे भी किलो में होना पड़ेगा। या तो इसे कैलोरी बना लो, 17 इंटू 1000 कर लो, या तो इसे 1000 से डिवाइड करके किलो बना लो। आर की वैल्यू जो मैंने रखी है वो कैलोरी में है कि किलो कैलोरी में है? कैलोरी में। लेकिन बगल वाला किलो कैलोरी में है तो मुझे इसे भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सबके सामने आंसर आ चुका है? बोलो ना यार। ये जो डेल्टा एनजी है कितना है? 19 किलो कैलोरी। डन। एक चीज मतलब हमें इस सवाल में क्या सीख मिलती है? आर की वैल्यू कैसे रखना है। क्या सीख पाए? एनालाइज। पहले सवाल में क्या सीखे? क्यूपी माइनस क्यूवी है कि क्यूवी माइनस? बोलो ना यार, सवाल तसल्ली से पढ़ना है। दूसरे सवाल में क्या सीखे? मुझे आर की वैल्यू हमेशा बगल वाले से डिसाइड करके रखना है, ऐसा नहीं कभी कुछ भी रख दो। कौन सी यूनिट चाहिए? किलो है तो किलो, कैलोरी है तो कैलोरी। आसान है बच्चों, आगे बढ़े क्या? अगला सवाल, सेम प्रोफाइल सेम कंसेप्ट, सवाल लिखना जरा। बढ़े बेटा, लिखना। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, enthalpy of vaporization of water, enthalpy of vaporization of water at 100 degrees Celsius, at 100 degrees Celsius is 40 kilojoule per mole. Enthalpy of vaporization of water at 100 degrees Celsius is 40 kilojoule per mole. कुछ के लिए केवल अंग्रेजी कुछ शब्द होंगे, कुछ के लिए बहुत बड़ी कहानी है। एक मिनट, इंथैल्पी दे रखा है तो बताओ ये डेल्टा एच है कि डेल्टा यू है? डेल्टा एच क्यों है? क्योंकि इंथैल्पी बोला है। गलत। इस इंथैल्पी से आप नहीं समझोगे कि वो डेल्टा एच है, वो आपको यहां पे हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बोल सकता था। बोलो अब क्या समझते? फिर तब क्या समझते? तो आपने जो सोचा वो गलत तरीका था। अगर आप इंथैल्पी सुन के इंथैल्पी सोचोगे वो सही नहीं है, आपको कंडीशन देखना है। आज जब मैं कह रहा हूं वेपोराइजेशन, क्या कह रहा हूं? तो पानी का वेपोराइजेशन यानी लिक्विड से क्या बन रहा है? गैस। और लिक्विड से गैस बन रहा मतलब वहां पे जब भी प्रोसेस हो रहा कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है। एक लाइन कहता हूं, कोई भी फेज ट्रांजिशन प्रोसेस है, बेहतरीन कंसेप्ट, कोई भी फेज ट्रांजिशन प्रोसेस है, उसमें जो भी एनर्जी का चेंज है वो हमेशा डेल्टा एच है। अरे हर फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर में ही होता है। मैंने बोला मेल्टिंग तो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं सोचना है, पहले कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर ही सोचना है। मैंने बोला फ्रीजिंग तो क्या सोचोगे? कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। मैंने बोला सब्लिमेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। कोई भी फेज ट्रांजिशन, कोई भी फिजिकल रिएक्शन में हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर होगा। टेम्परेचर तो बोला है मगर प्रेशर बोला, तो ये आपका पहले का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को पता होना चाहिए कि फेज ट्रांजिशन है तो वहां पे प्रेशर भी कांस्टेंट है। सवाल बोलेगा नहीं, आपका सर अपना ज्ञान लगाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अब बताओ, अगर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहता है, इसे डेल्टा एच मानते डेल्टा यू मानते? क्या मानते? डेल्टा एच। समझ गए? सवाल क्या लिखा है लिखना जरा। इस 40 किलोजूल पर मोल देन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है हमें इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है। बच्चों मैं आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूं वेपोराइजेशन का। H2O लिक्विड से क्या बन रहा है? H2O गैस। और अपने को पता है ये एक फेज ट्रांजिशन है जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का हीट है यानी वही डेल्टा एच है, और डेल्टा एच की वैल्यू 40 किलोजूल पर मोल है। सभी लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, मानता हूं थोड़ा कैलकुलेशन सिखाना मेरा नहीं पर्पस है, सिखाना कुछ और चाहता हूं। आंसर लगभग चलेगा, नो प्रॉब्लम। सबको सवाल करना है भाई, तभी मजा आएगा, बिना मन के नहीं। अब बताओ, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा यू पूछा है, कौन सा फॉर्मूला? क्लास शुरू करते मैंने कहा भाई साहब दिमाग पे जोरी मत देना, यही 3 फॉर्मूले, आप तो 4 भी भूल जाओ, 3 फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। लिख लो कॉपी में बगल में 3 फॉर्मूले, 3 के अलावा चौथा लगवाऊंगा ही नहीं।
हाँ, सवाल समझने का खेल है, बस यही थर्मो है। तो जल्दी से आप फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। और फॉर्मूला आप सबके सामने है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी। क्या कोई मुझे डेल्टा एनजी की वैल्यू बता पाएगा? क्या बात है बच्चों, डेल्टा एनजी कितना है? 1। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब लोग रुको जरा, बोर्ड पे आओ। इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव नेगेटिव? पहले गेस करते हैं, क्या पता एग्जाम में गेस किस काम चल जाए। इसका डेल्टा एनजी, डेल्टा एच की वैल्यू है डेल्टा ई, वो वैल्यू किसकी है? डेल्टा। तो मुझे बताओ, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा यू? डेल्टा एच, सवाल में डेल्टा एच पूछा, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू डेल्टा एच से छोटा कि बड़ा? आई एम डैम श्योर आंसर 40 से छोटा होगा। क्या पता किस्मत साथ देखिए, ऑप्शन छोटा हो टिक करके चले आना, मगर किस्मत साथ ना दे तो फिर सॉल्व करके आना। अरे अपने को जीतना है ना, किस्मत के भरोसे थोड़ी चलना है। लिखो जरा, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? 1। सॉल्व करिए, बताओ मुझे कितना आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच यानी 40 माइनस डेल्टा एनजी 1 इंटू, आज मुझे आर की वैल्यू जूल वाली रखनी पड़ेगी और टेम्परेचर 100 है तो मैं 373 कर दूंगा। कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए? तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा क्या? मैंने कुछ गड़बड़ किया, कौन बताएगा? सर ये किलो जूल है, या तो इसे भी किलो जूल बनाओ या तो इसे भी जूल बनाओ। सेम यूनिट में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, बेसिक फंडामेंटल है। नहीं समझे? किलोमीटर प्लस मीटर नहीं जुड़ता, मीटर प्लस मीटर ही जुड़ता है, किलोमीटर प्लस किलोमीटर ही जुड़ता है। प्यारे बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये किलो बन जाए। मैं सीधे किलो में निकाल रहा हूं, चलेगा? जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर बता दें। अरे नहीं भाई, सबका आंसर चाहिए, आ गया क्या? पीछे से तो सबसे पहले आंसर आते कठिन सवालों के, आसान के नहीं आते। आ गया आंसर? एंड आंसर इज 36.9 किलो जूल पर मोल। लगभग कितना आया? 37। आओ देखते हैं हमने इस सवाल में क्या सीखा। रुको, पहले सवाल में क्या सीखा? समराइज समराइज, क्या सीखा याद रहेगा? जो पूछा है सवाल ध्यान से, कभी क्यूपी माइनस क्यूवी पूछेगा तो कभी क्यूवी माइनस, सीधे डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई भी पूछ सकता है, नहीं तो डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच पूछेगा, हाँ या ना। उसके बाद अगले सवाल में हमने प्यारे बच्चों क्या सीखा? जल्दी से बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, क्या सीखा इसमें? कैसे यूनिट रखना है, हाँ या ना। इस सवाल में आपको लगा सर इसमें कुछ सीखने लायक नहीं था, सवाल तब सीखोगे जब अगला सवाल करोगे, फिर दोनों को मर्ज करते हैं, ठीक है? ये सवाल सबको समझ में आया ही नहीं आया? इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन लिखना। अगला सवाल, एंथैल्पी ऑफ या हीट ऑफ लिख लो, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, heat of vaporization of a liquid, heat of vaporization of a liquid A, of a liquid A, पहले पानी बोला था, कोई हाइपोथेटिकल है? of a liquid A is 20 किलो कैलोरी पर मोल, 20 किलो कैलोरी पर मोल at 500 Kelvin, at 500 केल्विन। मुझे बताओ, इसे डेल्टा एच मानोगे डेल्टा ई? रीजन बीइंग, हीट बोला है, फेज चेंज हो रहा, मतलब कांस्टेंट प्रेशर मान के चलना पड़ेगा। चलेगा बच्चों? बढ़िया। एट 500 केल्विन, कैलकुलेट, कैलकुलेट हीट एक्सचेंज्ड, कैलकुलेट हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, calculate heat exchanged at constant volume for 4 mole of liquid A। आज लिक्विड का हमने 4 मोल लिया है और उसमें डेल्टा ई बताना है। मुझे बताओ पहले दफा, ये वेपोराइजेशन है कि सब्लिमेशन है कि फ्रीजिंग है कि मेल्टिंग है? वेपोराइजेशन, यानी लिक्विड से क्या बन रहा है? गैस। यानी डेल्टा एनजी पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कुछ बातें तो मेरे मन में आ जानी चाहिए। मुझे बताओ, जो डेल्टा ई होगा और जो डेल्टा एच होगा उसमें कौन बड़ा कौन छोटा? आई एम डैम श्योर जो डेल्टा ई है वो 20 से छोटा होगा, बोलो ना। मगर डेल्टा एच 1 मोल का है कि 4 मोल का? कितने का है? और डेल्टा ई मुझे निकालना है 4 मोल का। और भूल मत जानना, इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो 1 मोल का है वही 4 मोल का होने वाला। ये तो मेरे मन में विचार आए सवाल पढ़ते ही। सवाल करो, दिमाग लगाओ, गलत करो सीखेंगे। सवाल लिखते ही
आपके मन में क्या ये कंसेप्ट आया फॉर्मूला कौन सा लगाना है? लगाओ ना फॉर्मूला, गलत तो करो मगर करो तो सही। अरे भाई केमिकल रिएक्शन सुनते ही एक ही फॉर्मूला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। शुरू हो जाइए। सवाल में डेल्टा एच बोलेंगे आंसर 79। चलिए अलग अलग 80 79 76 आने शुरू हो गए और तभी दोनों सवाल को मिक्स कर रहा हूं, जरा सीखेगा। टाइम्स अप, सीखना है, हर सवाल कुछ सिखा रहा है बच्चों। एक सीख दे रहा हूं, इस सवाल से दिमाग में सेट करना, आ जाओ टाइम्स अप। ये फॉर्मूला लगाऊंगा, इतना कितनों के दिमाग में आ गया था? ये कैसे आया सीखो। सर केमिकल रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा ई पूछा है, और कोई कंसेप्ट ही नहीं हमारे पूरी टर्मों में, एक ही कंसेप्ट है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्या मैं यहां से सॉल्व करके खट से डेल्टा ई निकाल लूंगा? डेल्टा ई निकालूंगा तो डेल्टा एच कितना है बच्चों? डेल्टा एच सुन रहे हो ना? डेल्टा एन जी ये कैलोरी है, किलो कैलोरी, तो यहां लिखूंगा मैं 2 गुणे 500 बटे 1000। सॉल्व किया तो प्यारे बच्चों कितना आया? रोको रोको रोको, ये क्या है? 19 जूल किलो कैलोरी पर मोल। डन। अब बच्चा क्या कहता है, सर ये तो पर मोल आया है लेकिन प्रश्न हमसे पूछा है 4 मोल। तो जब प्रश्न हमसे 4 मोल पूछा है तो हम कह देंगे 19 इंटू 4, बोलो कितना आया? 76 किलो कैलोरी। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर आपने ऐसे किया, मैंने एक नए तरीके से किया। मैंने कहा क्या किया बेटा आपने? उसने कहा सर मैंने फॉर्मूला यही लगाया, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, मैंने फॉर्मूला यही लगाया, लेकिन क्योंकि हमसे डेल्टा यू पूछा है 4 मोल का तो मैंने डेल्टा एच भी कन्वर्ट कर लिया 4 मोल का। बोलो ना, 1 मोल का डेल्टा एच कितना है? तो 1 मोल का 20, तो 4 मोल का, 4 मोल का, 4 मोल का, 4 मोल का 80 डेल्टा एच है, तो मैं कहूंगा डेल्टा यू बराबर 80 माइनस डेल्टा एन जी आर टी, हाँ या ना? तो जब मैं लिखूंगा 80 तो क्या यहाँ पे डेल्टा एन जी 1 इंटू वही सारी कहानी है 100। जब इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा? इतना कितने बच्चों का आ चुका था? क्या उन्होंने यही किया था? अब अपने आप से एक सवाल पूछो, आपने सही किया गलत किया? बोलो ना, आपने अपने हिसाब से गलत नहीं किया, लेकिन जो बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनको सोचना पड़ेगा। जब आप डेल्टा एन जी लिख रहे थे प्लीज, तो आपके सामने रिएक्शन क्या थी? ए लिक्विड से बना, ए गैस, हाँ या ना? इसका डेल्टा एन जी कितना होगा? 1। लेकिन आपने जब 4 मोल मान लिया तो क्या इसका भी 4 होगा? फिर तो आपने सारे कंसेप्ट बिखेर दिए ना डेल्टा एन जी के। डेल्टा एन जी क्या था? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सबट्रैक्शन। एग्री? तो ऐसा कितनी बार याद रखोगे? 4 से गुणा करना, 2 से गुणा करना, 3 से गुणा करना। तो कंसेप्ट ऐसे बनाओ जो कभी कंफ्यूज ना हो। तो आज से एक नियम बनाना, ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, ये जो फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, क्या सभी बच्चों को याद है? बच्चों बोलना एक बार फॉर्मूला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। ये जो फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यू रखना पर मोल, सारी वैल्यू रखना, और आंसर भी आएगा। बाद में जो कन्वर्ट करना हो कर लेना, अगर इसे मोल नहीं कुछ और करोगे तो डेल्टा एन जी खेल कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कब क्या करना। इज दिस क्लियर? इतना तो हमने रटा था कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी इज वैलिड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट प्रेशर। ये भी याद रखना है, इसमें सारी वैल्यू कैसी रखनी है? पर मोल। तो पहले आंसर लिख ले। तो मुझे बताइए आंसर कितना होगा? 19 किलो कैलोरी 1 मोल का, तो 4 मोल कितना हो गया? 70। पहले पर मोल निकाल लो, फिर 4 से गुणा करो। इज दिस क्लियर? तो अगला सवाल आप सबके सामने, फॉर्मूला जरूर लिखना कहीं साइड में बादल बना के, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू, अगला बादल। अरे सीख रहे हो ना बच्चों? सारी वैल्यू कैसे लिखनी है? पर मोल। सवाल आपसे बनता नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने आप से पूछो, जिन बच्चों ने पढ़ा था, ऐसा कभी हुआ है नीट का पेपर देने के बाद कहो ये सवाल ऐसा था कि बहुत कठिन था? मेरी बात समझना, बस गलत हुआ है, बस वहां स्ट्राइक नहीं किया है। वो कठिन नहीं दे रहे हैं, वो आपको बेसिक चीजों में फंसा रहे हैं। अगर एक बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट किया है, उसने पढ़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा नहीं कहेगा सर पेपर ऐसा था कि हवा ही नहीं लगी। ऐसा कभी नहीं होता है, बस गलत होता है, बस स्ट्राइक नहीं करता है। समझ पा रहे क्या? और वो इसीलिए क्योंकि आप उस तरीके को दिमाग में नहीं रखते जहां गलत होता है। ये रखना पड़ेगा। फिलहाल इस फॉर्मूले में हमेशा वैल्यू कैसे रखनी है? पर मोल। कहानी आगे बढ़ाए क्या? अच्छा, अब मैं सारे सवाल दे रहा हूं, वर्क के भी, फ्लॉट के भी, डेल्टा एच के भी, चलेगा? लेकिन इन विच प्रोसेस, इन विच प्रोसेस
in which process decrease in internal energy is equal to the work done by the system. कोई आंसर नहीं बोलेगा. इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम. और आपके सामने है 4 ऑप्शन: आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल. प्रोसेस सुनते ही तुरंत उसके कंसेप्ट मन में आ जाए. एंड द लास्ट वन इज एडियाबैटिक. वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जितना इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज होगा वो वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर होगा? कौन सा कंसेप्ट बताओ, कौन सा चलेगा? वर्क वाला कि फ्लॉट वाला कि डेल्टा एच वाला? फ्लॉट वाला. फ्लॉट का कंसेप्ट बोलेगी जनता, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू. एग्री? क्या केवल डेल्टा यू डब्ल्यू की बात हो रही है? मतलब क्यू को जीरो होना. किस प्रोसेस में क्यू जीरो होगा? तो आंसर क्या होगा? एडियाबैटिक. अब एक बच्चा इतना नहीं सोच पाता, उसे क्या सोचना, सुनिएगा. आ जाओ, एक सिस्टम लो. इंटरनल एनर्जी, आपका ध्यान चाहिए. इंटरनल एनर्जी घटाना है कि बढ़ाना है? इंटरनल एनर्जी और ऐसे घटाना है कि वो सारा का सारा वर्क डन बाय द सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए. समझना मेरी बात को. आपने एक सिस्टम लिया, दो बातें हो रही हैं. एक, आप सिस्टम को हीट दो जरा. जब सिस्टम को हीट दिया तो अंदर एनर्जी पहुंच गई, उसने उस एनर्जी का इस्तेमाल करके एक्सपांशन कर दिया. लेकिन अगर उसको कहीं से हीट नहीं मिली, अगर उसको कहीं से एनर्जी नहीं मिली, फिर भी उसने वर्क डन बाय द सिस्टम कर दिया, मतलब उसने अपनी एनर्जी को खर्च नहीं. समझे? एनर्जी का हिसाब किताब यही है. एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड. हाँ या ना? या तो बाहर से पैसे लेके खर्च करो. अगर बाहर से पैसे लेके खर्च नहीं कर रहे हो और खर्च कर रहे हो तो अपने ही कम कर रहे हो पैसे. अरे अगर आपसे कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी घट गई, इंटरनल एनर्जी, और उतनी ही घटी है जितना वर्क डन बाय द सिस्टम. बाय द सिस्टम खर्चा है कि आया है? ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम. बोलो ना. क्या उसने कहा है वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब वर्क खर्च हो रहा है, मतलब बाय द सिस्टम है मतलब लॉस हो रहा है? और इंटरनल एनर्जी घट रही है. तो एक बात पक्की है, उसने बाहर से कुछ लिया नहीं है. एक ही प्रोसेस है, उसमें हीट जीरो होगा तो ही होगा. एनर्जी के दो ही रास्ते हैं ना यार, या तो हीट या तो तीसरा कोई रास्ता ही. क्या समझ पा रहे हैं? अगर समझ गए हैं तो अगला सवाल आप सबके लिए लिखना जरा. इन विच प्रोसेस heat behaves like state function. In which process heat behaves like state function. और आपके सामने पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल, दूसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक, तीसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक, और चौथा प्रोसेस है आइसोबैरिक. आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्यू स्टेट फंक्शन जैसा बिहेव करने लगा. कितने बच्चों से बन जाएगा? फटाफट चाहिए आंसर यार. ये दिमाग में आप एक बात अगर आप कबूल करो कि आपने पिछले दिनों नोट्स रिवाइज नहीं किया है पेपर के चक्कर में, तो फिर आप बहुत बड़ी चीज खो रहे हो. अगर नोट्स रिवाइज नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी चीज खो रहे हो. अगर ये सुनते ही आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो फिर नहीं आएगा, भूल जाओगे. एक मिनट, क्या बोला उसने? हीट किसके जैसा? स्टेट फंक्शन. क्या डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है? क्या डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है? क्या वर्क स्टेट फंक्शन है? क्या हीट स्टेट फंक्शन है? मतलब मुझे क्यू को किसके जैसा बनाना? स्टेट फंक्शन. मतलब मुझे क्यू को किसके जैसा बनाना? या तो डेल्टा यू या तो डेल्टा एच, या तो डेल्टा यू या तो डेल्टा एच. ये सेट करो ना, सिलेबस लिमिटेड है. स्टेट फंक्शन गिने चुने, पाथ फंक्शन गिने चुने. दुनिया नहीं सोचनी है. कितने पाथ फंक्शन? हीट और बोलो ना बेटा, कितने पाथ फंक्शन? हीट और स्टेट फंक्शन. हमारे सिलेबस में इनके अलावा जितने सारे स्टेट फंक्शन, नहीं समझे? PVTN, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स, एंट्रोपी, जो आएगा सब स्टेट फंक्शन. काय को लोड ले रहे हो? अब मुझे बताओ, आज मुझे क्यू को किसके बराबर करना है? स्टेट फंक्शन बिहेव कराना है. तो रुको जरा, क्या QV बराबर डेल्टा यू किसी प्रोसेस में होता है? किस प्रोसेस में?
हमारे सोच ही नहीं पा रहे। लाला कौन कांस्टेंट है? वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? आइसोकोरिक। तो एक आंसर होगा आइसो। क्या आपको पता है क्यूपी बराबर डेल्टा एच? कौन कांस्टेंट है? प्रेशर। कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक। कहां दिमाग पे जोर पड़ रहा है? नहीं समझ पाए। सोचने का तरीका बदलिए। अगर पाथ फंक्शन को स्टेट फंक्शन बनाना मतलब मुझे कोई फॉर्मूला सोचे इसमें स्टेट फंक्शन जैसा है, अब नहीं याद आ रहा तो V मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, P मतलब कांस्टेंट प्रेशर। इज दिस क्लियर? एक सवाल ओरली पूछता हूं, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क स्टेट फंक्शन बन जाता है? पक्का? बनता? तो अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा तो नन ऑफ दीज ही टिक करके आना। ऐसे सवाल आए हैं, नहीं समझे? और वहां आए ना, मैं मेजर में तो दूंगा। अगर उसने बोला कहां स्टेट फंक्शन बनता है, बनता नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा वही। लेकिन कब बिहेव करेगा बता दोगे? एक मिनट। उसे कैसा बिहेव कराना? मतलब W बराबर या तो डेल्टा यू, W बराबर या तो डेल्टा एच। अब डेल्टा एच में W कोई फॉर्मूला, मगर डेल्टा यू बराबर W है। डेल्टा यू बराबर W कब होगा? जब Q ना होगा। डेल्टा यू बराबर W कब होगा? जब Q ना होगा। Q कब ना होगा? हेड या बैक? इज दिस क्लियर? एक बेहतरीन सवाल दे दूं क्या? लिखो जरा। 2 मोल, बस वही वाला आने वाला है। 2 मोल of an ideal gas, 2 mole of an ideal gas got expanded, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, राइट? got expanded in isothermal reversible manner, in isothermal reversible manner, so that in isothermal reversible manner, so that its volume changes from 10 liter to 100 liter. एक्सपांशन हुआ, स्पेस एनर्जी आया, so that its volume changes from 10 liter to 100. Then calculate delta H for the process. Then calculate delta H for the process. Then calculate delta H for the process. फॉर्मूला कौन सा? डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस, क्या बात कर रहे हो? तो रिवर्सिबल तो बोला है, रिवर्सिबल। सर आइडियल गैस आएगा, आइसोथर्मल बोला जाएगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ भी बोले, डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा U बराबर 0। नहीं समझे? अरे उसने आइसोथर्मल बोला है ना, और अगर आइसोथर्मल है, आई एम डैम श्योर डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा U बराबर। लेकिन यही सवाल एक बार रूप बदल के आया। लिखो जरा। अगर आइडियल गैस है, आइसोथर्मल है, अभी मैंने रिवर्सिबल पढ़ाया नहीं, रिवर्सिबल पढ़ा दूंगा ना, बस प्रोसेस बताया, सारे फॉर्मूले बता दूंगा, तो ये और कंफ्यूजिंग लगता कुछ निकाल ही ले एक बार। मगर अगर आइसोथर्मल बोला है, अगर आइसोथर्मल बोला है, तो डेल्टा H बराबर 0। हाँ, ओनली फॉर आइडियल गैस। इज दिस क्लियर? लिखो अगला सवाल। एक सवाल लिखिएगा, बोलो क्या? ये सवाल है प्यारे बच्चों, नीट 2017 का। सवाल क्या था? A sample of ideal gas, a sample of ideal gas, a sample of ideal gas got expanded, a sample of ideal gas got expanded in an insulated vessel, in an insulated vessel। रुको जरा, insulated vessel सुनते कुछ मन में आया? किसका रास्ता बंद है? बस यही थर्मो आपको आने लगी। थर्मो विचार का सब्जेक्ट है, थर्मो सोचने का सब्जेक्ट है। थर्मो में एक शब्दों का बहुत बड़ा मतलब है। हीट बोलो तो कुछ और है, हीट कंटेंट बोलो तो कुछ और है। यही थर्मो एक शब्दों का वेटेज है यहाँ पे। तो अगर मैं इंसुलेटेड बोल रहा हूं, उसका कोई मीनिंग है कि नहीं है? इंसुलेटेड मतलब किसका रास्ता बंद है? पक्का? मगर सारे रास्ते एनर्जी के बंद है? नहीं, वर्क का रास्ता। एक सवाल पूछता हूं, अगर वर्क होगा, अगर वर्क,
तो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करके ही करेगा, और अगर सिस्टम पर वर्क होगा तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये समझ पा रहे हो? एक सवाल आता है, अगर कभी सिस्टम ने वर्क किया, अगर कभी सिस्टम ने, तो वर्क करने के दो रास्ते हैं, या तो सराउंडिंग एनर्जी लेके करे, सराउंडिंग एनर्जी का रास्ता बंद है, अपनी एनर्जी खर्च करके वर्क करे। ये फील आ रहा है? तो सवाल क्या कहता है, आइडियल गैस इंसुलेटेड वेसल, क्या लिख रहे थे? A sample of ideal gas got expanded in an insulated vessel from 2.5 liter to 4.5 liter, from 2.5 liter to 4.5 liter against a constant external pressure, against a constant external pressure of 2.5 atm, of 2.5 atm. Then calculate, बच्चों बार बार कह रहा हूं, इलेक्ट्रो थर्मो आयोनिक, आयोनिक में सबसे पहले सॉल्यूशन को पे है, इलेक्ट्रो में सबसे पहले आपके दिमाग में फील है भैया सॉल्यूशन कैसा चल रहा है, कंडक्टेंस क्या हो रहा है, और थर्मो में सबसे पहले आपके दिमाग में चित्र बने। अगर चित्र नहीं बनेगा, सवाल पढ़ते से सवाल नहीं बनेगा, उसके चांसेस कम होगा। अगर बढ़िया सवाल आया तो इज दिस क्लियर? सवाल लिखते लिखते डायग्राम बनता आपके दिमाग में, एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन, एक्सपांशन कहां से कहां, 2.5 से 4.5, 2.5 से 4.5, बाहर का प्रेशर कितना है, तो क्या वर्क डन आपके मन में आ गया? अच्छा, हीट आया? क्यों नहीं आया? देन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बन जाएगा? आपको आंसर देना है जूल में। बन गया क्या? अच्छा, पीवाईक्यू लेने के पीछे का मकसद ये नहीं कि सवाल आएगा, पीवाईक्यू लेने के पीछे का मकसद ये बेटा देखो कैसे के सवाल आए, एनालाइज करो वो किस लेवल तक गया है, कितने कैलकुलेशन कराया है, कहां आपको ले चलता है, चैप्टर का उसका रुख कैसा है, एक एनालिसिस है, कुछ सिखाने की कोशिश है। तो मेरे हिसाब से आप सबका आंसर आ गया होगा। ये बताओ सबसे पहले ये समझ में आया कि भैया डेल्टा ई निकालना, मगर डेल्टा ई निकाले तो निकाले कैसे? अब समझ में आया कि डेल्टा ई को बाकी एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है, और डेल्टा ई का अपने कंसेप्ट आता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का रास्ता बंद है, यानी जो भी डेल्टा ई है वही डब्ल्यू के बराबर है। बोलो बच्चों, एक मिनट, एक सवाल पूछता हूं, ये वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक्सपांशन की कंप्रेशन, तो एनर्जी का लॉस हुआ है, गेन हुआ है, तो टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा? सिस्टम का अभी कुछ देर में टेम्परेचर भी निकलवाऊंगा, अभी टेम्परेचर नहीं निकलवा रहा हूं, मगर ये फील तो आ रहा है ना कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल से कम होने, कैसे सोच पाए कम होगा? सर उसने अपनी एनर्जी खर्च करके एक्सपांशन कर दिया, दिखा बच्चों? फिलहाल जो डब्ल्यू होगा वही डेल्टा ई होगा, जल्दी से डब्ल्यू निकालना। सबका आंसर आ गया? डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा ए। रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसे जाने? सर इसमें बोला है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है इरिवर्सिबल ही माना जाएगा। हमने पढ़ा भी नहीं अभी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम सुना भी, पढ़ा कहां? अभी तो बहुत पढ़ना बाकी, इधर आओ जरा। तो W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी आया ना, एक्सटर्नल कितना है 2.5 इंटू 2 मतलब -5 जूल में कितना आएगा? -505 जूल, आया ना? एक मिनट, व्हाट इज वर्क डन? अब मैं एक सवाल में 3-4 सवाल और करा रहा हूं। व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन बाय द सिस्टम? -505 505। व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी? What is change in internal energy? -500. Internal energy decreases by how much? 505। वर्क में खेल कर चुका भाई, और कहीं खेलने का मौका मत देना उसे, भाषा को समझना है। इंटरनल एनर्जी कितने से चेंज हुआ? -505। कितने से घट गया? 505। एक बच्चे के पहले 100 नंबर आते थे, अब 10 आने लगे। कितने में नहीं बताया, ठीक? कितने से घट गया क्या बोलोगे? 90 से ना, तो वही वाली बात है, माइनस है मतलब घट, कितने से घटा है? 505 से। लैंग्वेज का ध्यान रखना। इज दिस क्लियर? कहानी आगे बढ़ाए, बोलो ना बच्चों। अगला सवाल करके बताओगे? लिखिए जरा, आगे बढ़े।
अगला सवाल है प्यारे बच्चों आप सबके सामने कुछ ऐसा लिखना, अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस, a sample of ideal gas containing 2 mole got expanded from 10 की पावर -3 मीटर क्यूब to 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। एक्सपांशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ? क्यों -3 से -2 छोटा हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? बढ़ा। अच्छा एक्सपांशन हो रहा है तो कैसे हो रहा होगा? या तो किसी ने किया होगा या तो सिस्टम ने खुद किया होगा। अगर किसी ने किया होगा तो एनर्जी दिया होगा, और सिस्टम ने खुद किया होगा तो अपना नुकसान किया होगा। अरे got expanded from 10 की पावर -3 मीटर क्यूब to 10 की पावर -2 मीटर क्यूब against constant external force, against चलो प्रेशर लिख लो, constant external pressure of 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर है कि फोर्स है? क्यों, न्यूटन तो है। अच्छा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। then calculate और हमें निकाल के बताना है प्यारे बच्चों, नंबर 1 वर्क डन, then calculate नंबर 1 वर्क डन। अच्छा आपको सवाल पढ़ के कहीं लगा सवाल इंसुलेटेड है कि कैसा है? कुछ भी बोला? यानी अभी आप कंसेप्ट क्या लगाओगे, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ या ना? सवाल में कहीं टेम्परेचर भी बोला? अब कभी कभी सवाल ऐसे बोलता है, सुनना, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्या वर्ड बोला? मैंने बोला नहीं है, पर अगर कभी एट वर्ड बोल दे, एट 27, इसका मतलब सारी कहानी है कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल। ये दूसरा पहचानने का तरीका आइसोथर्मल है कि नहीं है? समझ पा रहे हो क्या? एट 27 मतलब सारा कार्यक्रम कहां चला? 27 पर, मतलब वो कैसा प्रोसेस हुआ? आइसोथर्मल। इज दिस क्लियर? अब अगर हम इसे आइसोथर्मल मान ले तो साइड में लिख लेना, आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हुए कैलकुलेट डेल यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड हीट। ये तीनों चीजें आपको निकाल के बतानी जल्दी से, सबसे बन जाएगा। कैलकुलेट डब्ल्यू डेल्टा यू एंड क्यू आइसोथर्मल मानते हुए। तो मैं इन सभी सवालों के माध्यम से आपको सवाल करने का तरीका सिखा रहा हूं। हमारे नीट में अगला जो सवाल ले रहा हूं वैसा तो अभी तक नहीं आया है, मगर वो जेई के रिसेंट ईयर का सवाल है। और ये अच्छी चीज आप अब ऑब्जर्व करना, मैंने एनालिसिस किया है इंथैल्पी वाले टॉपिक में जेई मेंस में सवाल जो आए हैं, मैं 1995 से एनालिसिस कर रहा था, जो सवाल आए हैं अपने नीट में कई दफा डिक्टो रिपीट हुए हैं। जेई मेंस की बात कर रहा हूं, मतलब जो पहले जेई के ऑब्जेक्टिव एआई ट्रिपल ई हुआ करते थे, ऑब्जेक्टिव सवाल नीट में रिपीट हुए हैं, और कुछ सवाल जो मैंने लिए वो भी जेई के हैं, और अपने नीट में डिक्टो रिपीट है भाई इंथैल्पी टॉपिक में बस। तो जब मैं एनालाइज कर रहा था भाई कहां कैसा ट्रेंड चल रहा है, तो इंथैल्पी में ये देखने को मिला कि जो जेई के सवाल है वो डिक्टो रिपीट है नीट में। इसका मतलब ये नहीं साल होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होंगे, इसका मतलब ये कुछ लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, ये थर्मो का नेचर है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या? चलो कितने बच्चों से बन चुका है? वर्क डन आया कि नहीं आया? वर्क डन कितने फॉर्मूले? -p एक्सटर्नल। अरे हाँ या ना? आओ जल्दी से पहले फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर निकालते हैं। मुझे यकीन है सभी बच्चों के अलग आंसर आए होंगे। एक ही आंसर आएगा, कुछ नहीं दम है सवाल में, खेल है बस यूनिट का। W बराबर -p एक्सटर्नल डेल्टा भी, हाँ या ना? प्रेशर कितना है? 10 की पावर 5। डेल्टा भी निकाल लिया? निकाला क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -3। हाँ मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा तो मीटर, न्यूटन मीटर, सही तो है। एक बच्चा कह रहा है 2 मोल है, तो 2 मोल का क्या करे? उससे कोई रोल, वो तो सिस्टम का है ना, और जो वर्क हो रहा है वो तो सराउंडिंग डिसाइड कर रहा है ना। ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, इस फॉर्मूले में कहीं मोल वोल आता है क्या? उससे कोई मतलब ही नहीं है। चलो आ जाओ, कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? रेज योर हैंड। जो लोग नहीं कर पाए, सॉल्व करने के 1000 तरीके, एक तो -2 है तो 0.01 -0.001, हाँ या ना? समझे मैं क्या बोल रहा हूं?
अब ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, जो स्ट्राइक करे आपके मन में। 10 की पावर 5 1/100 माइनस 1/1000। डन है बच्चों? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 10 की पावर 5 नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3 2 5, ऊपर 1000 माइनस 100 900। हेलो, माइनस साइन चलता रहेगा, हाँ या ना? तो ये सॉल्व किया आपने, तो बोलो आपके सामने कितना आया? माइनस माइनस नहीं समझे? माइनस 900 क्या जूल है कि न्यूटन मीटर है? और न्यूटन में 1 न्यूटन मीटर कितना जूल होता है? 1 जूल। तो मैं कह सकता हूं आंसर विल बी नथिंग बट माइनस 900 जूल, हाँ या ना? रुको, ये क्या है? ये मैंने क्या किया समझ गया ना? ये 100 इंटू 1000, फिर 1000 इधर भेजा 100, ठीक है ना? नहीं समझ में आया तो वो कर लो, पॉइंट कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं। 0.01 माइनस 0.0 वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ कितना है? माइनस 900। फर्स्ट पार्ट का आंसर डब्ल्यू कितना आया? माइनस डेल्टा यू। कैसे पता चला? शानदार शानदार शानदार। आइडियल गैस आएगा, आइसोथर्मल बोला जाएगा। दिमाग मत लगाना, बहुत कंफ्यूज करेगा, ये बिल्कुल के जैसा होता है। आंसर विल बी 0। अच्छा, कुछ बच्चे फिर क्या करते हैं, इतना ज्यादा रख लेते हैं कि आइसोथर्मल सुनते ही 0 टिक करते हैं। सवाल भी पूरा पढ़ना, कहीं रियल तो नहीं, कहीं वर्क तो नहीं पूछा, कहीं हीट तो नहीं पूछा। इज दिस क्लियर? केवल डेल्टा यू 0 है, केवल डेल्टा एच 0 है। क्यू कितना आएगा? बहुत अच्छे, तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू 0 हो गया, मतलब क्यू बराबर, इसका फील आपको आया क्या? क्यू प्लस 900 है, डब्ल्यू माइनस, क्या मतलब है इसका? जितना हीट सिस्टम को दिया, सिस्टम ने वो सारा का सारा हीट खर्च कर दिया। इज दिस क्लियर? अगर सीख गए हैं तो अगला सवाल आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लिखना जरा। अ सैंपल ऑफ नॉन आइडियल गैस। बोलो बेटा, तो क्या करें उसका? एक बच्चा कह रहा है 2 मोल है, तो क्या वर्क डन में फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा हुआ मैंने उसमें और कुछ नहीं बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ वैल्यू नहीं दी। ऐसा क्यों सोचते हो कि सवाल में जितना कुछ लिखा है सब यूज ही करना है? एक बात। दूसरी बात, अगर सिस्टम में 2 मोल है तो होने दो ना, बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है? 10.5। और वो एक्सपांशन कर रहा, तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ? अब वो जो भी हुआ वो उसी 2 मोल के चक्कर में तो हुआ ना। क्या उसने आपसे मोल बोल के वॉल्यूम निकलवाया है? नहीं, वो तो वॉल्यूम बोल ही रहा है। अब जो टेम्परेचर रहा होगा उसने किया जैसे किया, चलेगा। अ सैंपल ऑफ नॉन आइडियल गैस, अ सैंपल ऑफ नॉन आइडियल गैस undergoes change in state, undergoes change in state from A, और A के साथ ऐसे लिखा था 2 ATM 3 लीटर 80 केल्विन। अंडरगोज चेंज इन स्टेट फ्रॉम ए के साथ ये लिख लो। अच्छा, ये क्या है? P1 V1 स्टेट वेरिएबल, हाँ या ना? अंडरगोज चेंज इन स्टेट फ्रॉम ए टू बी, और बी के साथ ऐसे लिखा था 4 ATM 5 लीटर 245 केल्विन। अंडरगोज चेंज इन स्टेट फ्रॉम ए टू बी। क्या P1 V1 T1 से P2 V2 T2 हुआ? क्या स्टेट वेरिएबल बदला? क्या स्टेट वेरिएबल? तो प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो क्या डेल्टा एच 0 होता? क्यों? नॉन आइडियल बोल दिया है, यही सीखना है बस। तो ऐसे नहीं आंख बंद कर खेलना है। अब क्या बोला भाई ने? नॉन आइडियल। सवाल क्या पूछा? कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस, calculate delta H for the process. If delta U is 30 liter ATM, calculate delta H for the process. If delta U is 30 liter ATM, कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। क्या बात है साहब। केमिकल रिएक्शन है गैसियस सिस्टम, केमिकल रिएक्शन है कि गैसियस सिस्टम? अब गैसियस सिस्टम है तो मेन वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए सवाल को मैंने लास्ट में कराया कि भाई ऐसे सवाल जेई में खूब आए हैं, अपने नीट में तो नहीं आए हैं, लेकिन आ जाए तो तैयार रहना, ये ना हो कि जॉन टेलर बन जाए। अभी भी जॉन टेलर आपके लिए? अब तो पढ़ लिया होगा, है ना?
चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप सबसे सवाल पूछा है डेल्टा एच। मुझे बताओ फॉर्मूला आपको याद आया कि नहीं याद आया? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अपने को तो ये फॉर्मूला मेन याद आया। अब बताओ, आज प्रेशर कांस्टेंट है कि वॉल्यूम? कोई कांस्टेंट। कौन सा फॉर्मूला याद आया क्या? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। खत्म। अगर होता प्रेशर कांस्टेंट तो P डेल्टा V, अगर होता वॉल्यूम कांस्टेंट V डेल्टा P, अगर दोनों वेरिएबल है तो P2V2 माइनस P1। कल की क्लास याद है? रखो, राइट द एक्सप्रेशन, पुट द वैल्यू। अपने को डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा यू कितना दे रखा है? 30। P2V2 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 20 माइनस 6 40, 30 प्लस 14 44 न्यूटन लीटर एटीएम। जूल में बदल लोगे, कैलोरी में बदल लोगे, खेल करवा सकता है, खेल लोगे। कहानी आगे बढ़ाए क्या? एक बच्चे ने सारे सवाल किए, सारे सवाल समझे और मेरी बातों को ध्यान सुना था। वो कहता है, सर अगर मैं अभी तक जितना पढ़ा उसका निचोड़ निकालूं, और ये होना भी चाहिए, जब भी पढ़ो कंक्लूजन निकालो, क्या सीखा। अगर अभी हम जितना पढ़े उसका निचोड़ निकाले, क्या निकाले? तो बच्चा मुझसे कहता, सर आपने हमें अभी एक ही चीज सिखाई। मैंने कहा क्या? आपने हमें बस एक ही चीज सिखाई। मैंने कहा क्या? बोले एहसास। क्या सिखाया? जब हीट बोलते थे वो भी एहसास निकला। किसका एहसास? गर्मी का। आपको साथ में जवाब देना है, राइट? उसने कहा जब आप हीट बोलते थे तो वो क्या निकला? किसका एहसास? और जब वर्क बोले तब भी क्या बोले? एहसास। किसका एहसास? हीट, गर्मी का एहसास, वर्क करने का एहसास। हमारे आंखों के सामने दो नई चीज जरूर आई, एक डेल्टा यू डेल्टा एच, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एहसास ही हुआ। क्योंकि अगर आप समझ पाए हो तो एक था क्यू, एक था डब्ल्यू, एक आया डेल्टा यू, एक आया डेल्टा एच, मगर जो डेल्टा यू है वही है क्यू वी और जो डेल्टा एच है वही है क्यू पी। तो ये भी तो एहसास ही हो गया। अगर किसी को गर्मी का एहसास कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, वही डेल्टा यू है, गैसियस सिस्टम। अगर किसी को गर्मी का एहसास कांस्टेंट, वही डेल्टा। तो बच्चे ने कहा आपने हमें अभी तक एहसास ही तो सिखाया है, अब ये बताओ ये एहसास को मेजर कैसे करें। ये एहसास को, कोई वेट है तो मेजर हो सकता है, लेंथ है तो मेजर हो सकता है, एहसास को नापे कैसे? ये कुछ ऐसा है, खुशी, हैप्पीनेस क्या एक एहसास है? अगर मैं कहूं अपनी खुशियां नाप के बताओ तो क्या नाप के बता सकते हो? है? सोचो अगर हमने हैप्पीनेस को नापा होता, सोचो तो हमने उन बच्चों को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होता जिनका हैप्पीनेस 0 से कम है। समझ पा रहे हैं क्या? मगर ऐसी कोई स्केल हमारे पास नहीं है। अरे हाँ या ना? मगर अगर कोई स्केल ऐसी होती कि वो आपसे 4-5 सवाल पूछते और आपकी हैप्पीनेस लिख ली जाती, अच्छा इस बच्चे का हैप्पीनेस 5 लाख है, अरे बेटा तू तो जा। समझना मेरी बात को। लेकिन ऐसी कोई स्केल क्यों नहीं है? क्योंकि हैप्पीनेस है क्या? एहसास। कोई बताए कि मैं हैप्पी हूं, वो कैसे बता सकता है? कोई नाच के बता सकता है, कोई गा के बता सकता है, कोई दांत दिखा के बता सकता है। बोलो हाँ या ना? क्या कोई बताएगा सर मैं हैप्पी हूं? नो। नहीं समझ पाए? नो नहीं बोला मैंने, नो बोला है। मैं हैप्पी हूं, है ऐसा बताना संभव नहीं है। द सेम थिंग सर, अगर हीट एहसास है तो हीट को मेजर कैसे करें? हीट को मेजर, अब मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं, बड़ा अजीब है मगर वही सही है। तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट स्टडी मेजरमेंट ऑफ हीट। प्यारे बच्चों, सब कुछ हीट ही आया, लेकिन अभी तक हमें किसी ने यह ना बताया कि आखिर हीट को मेजर कैसे करें। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट ऑफ हीट समझते हैं। अब हीट को मेजर करने का लोगों ने सिस्टम क्या बनाया, थोड़ा फील करेंगे। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमारे सामने सिस्टम है, क्या है ये? इमेजिन करो, अपने सामने एक सिस्टम रख लो, रख लिया गया। अब इस सिस्टम को सोचो, हीट जो कि बहती हुई एनर्जी है, कैसी है? तो इस सिस्टम को एक बहती हुई एनर्जी आई, एक बहती हुई एनर्जी, इस सिस्टम को एक बहती हुई एनर्जी, मैंने एरो ऐसे बनाया है, मैंने एरो ऐसा बनाया है, इसका मतलब हीट बह के आ रही है। कहां से आ रही है? क्यों आ रही है? आ रही है नहीं क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण आती है, न सिस्टम की न सराउंडिंग की प्रोसेस में। सिस्टम सराउंडिंग में एक नई एनर्जी है जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, जो उसकी एंथैल्पी है, मगर जब डिफरेंस होता है तो एनर्जी बह के आती है, वही हीट है। लेकिन जैसे हीट अंदर पहुंचती है, अंदर के मॉलिक्यूल को मचला देती है। बोलो हाँ या ना?
ये जो अंदर के मॉलिक्यूल हैं, जैसे उन्हें हीट मिलता है, क्या मिलता है? हीट। उनके अंदर केओस बढ़ जाता है। एनसीईआरटी एक वर्ड बोलता है केओटिक मूवमेंट। क्या वर्ड बोला है? केओटिक मूवमेंट। इंग्लिश का एक शब्द है केओस। आप सब समझते हैं? मतलब अगर आप अचानक से बैठे बैठे चिल्लाने लगो, कभी हो हा हल्ला करते हैं, तो कहते हैं इस क्लास में बहुत केओस है, अभी करना नहीं है। तो थर्मो कहता है, एनसीईआरटी कहता है, जैसे हीट आती है, जैसे हीट अंदर के मॉलिक्यूल्स का केओटिक मूवमेंट बढ़ जाता है। और उसने आगे चल के, जो मैं आपको एंट्रोपी में पढ़ाऊंगा, उसने कहा इसी कारण उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। रुकना, टेम्परेचर अलग है, हीट अलग है। टेम्परेचर, हीट। जैसे ही हीट सिस्टम को मिलती है, उसके अंदर केओटिक मूवमेंट बढ़ता है। केओटिक मूवमेंट बढ़ता है तो एनसीईआरटी कहता है इसका जो टेम्परेचर है बढ़ेगा। इसका जो टेम्परेचर है बढ़ेगा। मानो न मानो, एक बात तो मानोगे, वो जो एहसास जितना ज्यादा होगा, एहसास जितना अंदर मचलन उतनी ज्यादा होगी। अगर एहसास ज्यादा होगा तो उनका जो केओटिक मूवमेंट है वो ज्यादा होगा, और केओटिक मूवमेंट ज्यादा होगा तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। मानो न मानो, इतना तो मानोगे, जितना भी क्यू आएगा वही डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल माना। यहां तक समझ पाए? हम किसे नापने चले हैं? हीट को। मगर एक एहसास को नाप रहे हैं, और एहसास को नापने के लिए एक नए पैरामीटर का प्रयोग कर रहे हैं, जो कौन है? टेम्परेचर। इज दिस क्लियर? अच्छा एक मिनट, यहां क्यू प्लस के साथ है कि माइनस के साथ? तो हीट आया कि हीट गया? और टेम्परेचर में चेंज आया ना? ऐसा मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर पहले दिन से पढ़ाते आया हूं प्यारे बच्चों। कुछ ऐसे आपने सुना होगा, पी प्रोपोर्शनल टू एक्स, याद है? हमने प्रोपोर्शनलिटी घटाया था, कांस्टेंट के लगाया था। उस दिन भी कहा था, कई बार कहा है, जब भी किसी कांस्टेंट को निकालना होता है बाकी सभी पैरामीटर 1, याद है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम किसे नापने चले हैं? जब हीट आएगा तो क्या बढ़ेगा? यानी कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं कांस्टेंट के। बोलो ना यार। एनसीईआरटी ने इसी कांस्टेंट के को के नहीं बोला, उसने बोला कोफिशिएंट। क्या बोला है? तो मैं एनसीईआरटी की भाषा को ही फॉलो करते हुए, अपना साइंटिस्ट ना बनाते हुए, यहां मैंने आपके सामने लिख दिया कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। क्या लिखा? कोफिशिएंट इनटू। तो क्यू बराबर मैं आपके सामने लिख रहा हूं कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। आप तो ऐसा समझो कोफिशिएंट वही है जो के है, कोफिशिएंट वही है। अब थोड़ा मुझे आपका भयंकर वाला फील चाहिए। चलो जरा 3 बर्तन लेते हैं, पानी, पेट्रोल, हनी। लो जरा, वही है सॉल्यूशन वाले। पानी, पेट्रोल, 3 बर्तन रख लिए, पानी, चलो इसको हनी, बेटा इसको दो 100 जूल। कितना दिया? किसको दिया? 100 जूल। 100 जूल। पहला सवाल, क्या तीनों को 100 जूल दिया? क्या तीनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया? क्या तीनों के अंदर क्योटिक मूवमेंट बढ़ेगा? क्या तीनों का टेम्परेचर बढ़ेगा? लेकिन तीनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर का चेंज है, हीट तो सेम है, क्या तीनों का कोफिशिएंट अलग अलग है? यानी ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है, मानो न मानो, इतना तो मानोगे, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अलग अलग सब्सटेंस का कोफिशिएंट अलग अलग होगा। एक बात। दूसरी बात, अब केवल पानी ले लो। क्या ले लिया? ग्लास, बॉटल, बकेट। ग्लास, क्या तीनों में पानी की मात्रा अलग है? सबसे ज्यादा, सबसे कम? क्विक रिस्पॉन्ड करोगे तो एप्टीट्यूड भी सुधरेगा। ठीक है, ग्लास, बॉटल, बकेट, हाँ या ना? 100 जूल, 100 जूल, 100 जूल। कितना दिया? तीनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया। सब्सटेंस सेम है। क्या तीनों में टेम्परेचर राइज होगा? क्या तीनों में इक्वल होगा? यानी ये जो कोफिशिएंट है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आखिर ये कोफिशिएंट है क्या? इसी कोफिशिएंट का नाम रखा गया हीट कैपेसिटी। क्या बोला गया? मेरी भाषा में कहूं तो झेलने की क्षमता। हीट झेलने की क्षमता, और किसी को नहीं है ना। हीट झेलने की क्षमता। तो हर सब्सटेंस की हीट झेलने की क्षमता होती है, और जैसी उसकी क्षमता होती है उसे करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बढ़ता है। हेलो, मगर इसे निकाले कैसे? अब सुनना, क्या निकालने चले थे? बोले तो क्यू। क्यू को निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? अगर हमें डेल्टा टी पता है और कोफिशिएंट पता है तो क्यू मिल जाएगा। एहसास को भी नापा जा सकता है, सिस्टम की इन बातों को जान लो तो बोलो हाँ या ना। अगर हीट नाप सकते हैं तो हैप्पीनेस भी तो नाप ही सकते हैं। काश कोई हैप्पीनेस स्केल बन जाए। फिलहाल लिख लेना इसे जैसा लिखा है, जल्दी जल्दी। क्या लिखना है? जैसा बोर्ड लिखा है। चित्र को शब्दों की आवश्यकता नहीं है।
क्या कह रहे? लिख लिया होगा। ये जो कोफिशिएंट है इसे ही बोल देना है एरो बना के, दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। यानी प्यारे बच्चों ये जो हीट कैपेसिटी है ये दो बातों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब कैसे करती क्या करती वही सारी कहानी है, ठीक। तो अगर हम हीट को मेजर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना होगा, दैट इज हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हीट कैपेसिटी समझा देता हूं फिर कहानी आगे बढ़ाते, ठीक। अब ऐसा सोचो ना, हम लोग सब धर्मों में शब्दावली पढ़ रहे थे और शब्दावली में हमने कई शब्दों को पढ़ा, उसमें लास्ट टर्म जो हमने सीखा वो था इंथैल्पी। बोलो हाँ या ना। अब हीट को मेजर कर रहे थे, एक नया शब्द सीखना होगा, दैट इज हीट कैपेसिटी। क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बदलेगा तो हीट कैपेसिटी बदलेगा? इसीलिए कई सारे हीट कैपेसिटी कंसेप्ट, कई सारे मिलियंस हो सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन हम हमारे सिलेबस में तीन की बातें करें। कितने की? एक होगा हीट कैपेसिटी, एक होगा मोलर हीट कैपेसिटी, एक होगा स्पेसिफिक हीट। ये क्या है कॉपी में लिखना, नेक्स्ट हेडिंग हीट कैपेसिटी, कॉपी में डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग हीट कैपेसिटी। चलो सब लोग बोर्ड पे आ जाओ बच्चों। आगे क्या, मैंने आपके सामने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा, कोफिशिएंट का पहला अक्षर। क्या बात है, तो मैंने लिख दिया आपके सामने Q बराबर C इंटू डेल्टा T। अरे ऐसे ही तो साइंस बनता गया। अब मुझे बताओ क्या मैं Q बराबर C डेल्टा T कह रहा हूं? हम किससे निकालने चल रहे हैं? ये है हीट कैपेसिटी, ये है। अब ये कैसे निकालोगे? सर इसे निकालना है तो ऐसा सोचो, ऐसा जब डेल्टा टी होगा 1, डेल्टा टी होगा तो क्या Q बराबर C होगा? डेल्टा टी टेम्परेचर है कि चेंज इन टेम्परेचर? चेंज इन टेम्परेचर जो सेल्सियस में है वही केल्विन में बराबर। 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन का चेंज सेम है। 25 केल्विन बोलो, 298। 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 35 डिग्री सेल्सियस। सोच लो आराम से, 25 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस, 35 माइनस 25 308 माइनस 298। चाहे डिफरेंस केल्विन में निकालो चाहे डिफरेंस सेल्सियस में, बात बराबर चलेगा। डेल्टा टी को 1 करो, मतलब टेम्परेचर में कितने का चेंज हुआ? एक लाइन बोलता, बोल दो क्या? कितना हीट दिया जाए, कितना हीट? सर आपको कैसे पता दिया जाए? अरे प्लस है ना लाला। कितना हीट कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का टेम्परेचर में चेंज आए, वही हीट कैपेसिटी कहलाए। नहीं समझे? एक लाइन लिखना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to raise the temperature of a substance, to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। किसी भी सब्सटेंस को कितना हीट दे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए, वही उसका हीट कैपेसिटी कहलाए। सब लोग बोर्ड पे आना, जरा आ जाओ। इमेजिन करते यहां पे सब्सटेंस भरा है, सबको दिख रहा है क्या? इसको हमने दिया क्यू हीट, कितना दिया? इसका टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा टी, कितना बढ़ा? हमें क्या निकालना है? हीट कैपेसिटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सी। रुको जरा, रुको रुको रुको, क्या निकालने वाले? पूरी क्लास बोर्ड पे चाहिए, क्या निकाल रहे हैं? आधे सवाल फील से कराऊंगा, क्या निकाल रहे हैं? मैं कुछ कहता हूं सही लगे तो हाँ कहना। क्यू हीट देने पे डेल्टा टी बढ़ा, क्यू हीट देने पे। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं डेल्टा टी तब बढ़ेगा जब क्यू हीट मिलेगा। डेल्टा टी तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तब बढ़ेगा जब क्यू बाय डेल्टा टी हीट मिलेगा। What is heat capacity? Amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius। क्या यही हीट कैपेसिटी है? तो लो हम सबके सामने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। बोलो क्या? Q बाई नहीं आया। एक Q कौन है? डेल्टा टी। क्या मुझे सी की यूनिट बता दोगे? जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। एग्री? लिखते चलो।
मैं हमेशा से सॉल्यूशन चैप्टर से पहले दिन से जब से आया हूं तब से कह रहा हूं, यूनिट को पढ़िए, यूनिट को पढ़िए। क्या आप हीट कैपेसिटी के यूनिट पढ़ पा रहे हैं? जूल पर, यानी 1 केल्विन बढ़ाने में कितना जूल मिले वही तो हीट कैपेसिटी है। खत्म। बच्चों, एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, पूछ लो। एक ग्लास, एक बॉटल, एक बकेट। एक ग्लास, एक बॉटल, सबको दो 100-100 जूल, सबको दो। तीनों में टेम्परेचर राइज होगा कि नहीं होगा? तीनों में इक्वल क्या इक्वल? पक्का? यानी मात्रा बदलेगी तो हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बदलोगे हीट कैपेसिटी, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड करता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव। हीट कैपेसिटी सिस्टम का कि सराउंडिंग का? हीट कैपेसिटी, झेलने की क्षमता किसकी? सिस्टम की। तो जो सिस्टम का है क्या एक्सटेंसिव इंटेंसिव है? तो बताओ हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव बोले इंटेंसिव बोले? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिव। अच्छा, अगर एक्सटेंसिव है तो अलजेब्रा के नियम चलेंगे नहीं चलेंगे? दौड़ दौड़ के चलेंगे सर। हीट कैपेसिटी यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। बच्चों, एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो। क्या ये क्या लिखा है? हीट। और ये क्या है? हीट। हीट है क्या? और एहसास कैसे हुआ? उससे एहसास का रूप बदल गया। अगर एहसास कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ तो वही डेल्टा यू हुआ, और अगर एहसास कांस्टेंट तो वही डेल्टा। अगर कभी हीट मेजर करते समय वहां कांस्टेंट, सबको इधर दिख रहा है क्या? अगर वहां कांस्टेंट प्रेशर था, कैसा था? क्या कोई मुझे फॉर्मूला बता पाएगा? मैं कह दूं C बराबर डेल्टा H बाई डेल्टा T, और अगर वहां कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो आपको बोलना है। लिख लो लिख लो लिख लो, बहुत अच्छी बेटा, लिखो। सुनो सुनो सुनो, कहना क्या चाहता हूं, आपको डेल्टा एच का फॉर्मूला याद है? प्लीज मैं कह रहा हूं, जब तक ये सारी कहानी होगी ना, सारे फॉर्मूले उंगलियों पे होंगे, मजा आएगा। डेल्टा एच का फॉर्मूला सबको याद है? डेल्टा एच का फॉर्मूला याद है? डेल्टा एच का फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा यू प्लस, अब नया फॉर्मूला आ चुका है, डेल्टा एच बराबर सी डेल्टा टी। ओ, यानी डेल्टा एच का बस एक लिमिटेशन नहीं है, सवाल में वैल्यू देखना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी से भी चेंज इन एंथैल्पी निकाला जा सकता है। यहां तक फंडे क्लियर है? चलो, ये जो आपके सामने है ये हीट कैपेसिटी, सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ठीक? इमेजिन करते हैं पानी की हीट कैपेसिटी है 10। कितनी है? फील बता दो। 10 है मतलब 10 जूल दोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। नहीं फील किया? पानी की हीट कैपेसिटी 10 मान लो, फील बोलो, फील इसका 10 जूल पर केल्विन, 10 जूल पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 जूल देने पे कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा? 1। मैंने 100 जूल दिया, कितना टेम्परेचर बढ़ा? कौन सा फॉर्मूला लगाया? फील का। अंदर से आवाज आई बेटा? अरे हाँ या ना? नहीं समझ पाए? अब एक सवाल पूछता हूं, इमेजिन करते हैं मेरे पास पानी है, पेट्रोल है, पानी है और ध्यान समझना, पानी है और पानी का हीट कैपेसिटी है 10 मान लो, और पेट्रोल का हीट कैपेसिटी 1। कितना है? फिर सुनना, पानी का हीट कैपेसिटी, आप जवाब नहीं देते हो यार, और पेट्रोल का हीट कैपेसिटी। अच्छा, तो बताओ बताओ, जब मैं 100 जूल दूंगा, 100 जूल किस में ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा? किस में होगा? गलत। आपको कैसे पता पेट्रोल कितना था? आपको कैसे पता पानी कितना था? क्या पता पानी रत्ती भर रहा हो, क्या पता पेट्रोल पूरा टैंक भरा हो? यानी कि हीट कैपेसिटी की अपनी एक लिमिटेशन है, उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाई। अरे बोलो ना यार, यहीं पे लोगों को समस्या आई, बोले लोग यार ये अच्छे से स्पेसिफाई नहीं कर रहा, इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड करो, और स्टैंडर्ड करने के लिए नया टर्म है, इसका नाम रखा गया मोलर हीट कैपेसिटी। क्या नाम बोला? कॉपी पे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी। एक बार तीनों को समझ ले, फिर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद कराता हूं, ठीक है? एक लाइन का कंसेप्ट है, बस एक बार समझ लो। मोलर हीट कैपेसिटी, फील लंबा है, कंसेप्ट एक लाइन का है। मोलर हीट कैपेसिटी, इसे हम लिखते हैं CM। कैसे लिखते हैं? और कभी कभी कुछ भी नहीं लिखता तो यूनिट देख के समझना पड़ता है मोलर हीट कैपेसिटी है। आओ, ये क्या है? मोलर हीट, मोलर यानी पर मोल। मोलर कंडक्टेंस याद है? याद है? क्या वो पर मोल था? इसलिए बातें करता हूं, इसी बहाने पुराना थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता रहता है, राइट? हेलो, मोलर कंडक्टेंस क्या पर मोल था?
मोलर हीट कैपेसिटी। तो क्या पर मोल होगा? जरा हीट कैपेसिटी की परिभाषा आपके सामने लिखिए क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। तो मोलर है तो रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। लिखो जरा, हीट रिक्वायर्ड, एक लाइन लिख लो, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of 1 mole of a substance, to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। आओ समझते हैं। इमेजिन करते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, मान लो, और इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों इसमें है 10 मोल। कितने हैं? पहले फील करना, ठीक? सुनो, 10 मोल, क्या बोला मैंने? चलो पानी लेते हैं, पानी लो 180 ग्राम। कितने ग्राम? कितने मोल? कैसे सोचा? अरे 1 मोल 18 ग्राम है ना, तो 180 ग्राम 10 मोल। चलो 180 ग्राम लो, ले लिया। 180 जूल दो, 180 ग्राम 180 जूल, 180 ग्राम 180 जूल। क्लियर यहां तक? 180 जूल हीट देने पर, 180 जूल हीट देने उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। 180 जूल देने पर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़, क्लियर? 180 में कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा? तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना? 10 180, 10 180, तो 1 18। लिखो क्या इसको? मास्टर प्रो 2 के बच्चे हो यार, है ना? 180 10, हाँ या ना? बोले गलत बात है, कठिन समझा तो मास्टर प्रो 2 बोल देते हो। हाँ 180 10, तो 1 में कितना होगा? मतलब 18 जूल मिलने पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। मतलब पानी कितने ग्राम है? 180 ग्राम। 180 ग्राम का ना 1 बढ़ेगा। 180 ग्राम, आपने जब 180 जूल दिया तो क्या पूरे 180 ग्राम को दिया? अब 180 ग्राम में कितने मोल हैं? तो अगर 1 मोल होता तो कितना बढ़ता, क्या बता लोगे? कैसे बताओगे? सुनना ध्यान से, बोर्ड पे देखना। लेट्स इमेजिन यहाँ पे 10 मोल। कितने हैं? तो मैं ऐसे बोलूंगा 10 मोल की, 10 मोल, बेटा सुनो सुनो सुनो, 10 मोल, बेटा सुनो, 10 मोल की, 10 मोल हीट कैपेसिटी है सी। ये सी क्या है? ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझे? 10 मोल की हीट कैपेसिटी है, सी क्या है? ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 10 मोल की हीट कैपेसिटी है, सी क्या है? ये क्या है? बेसिक का क्लैरिटी ही आगे बढ़ना है। अब मुझे बताओ क्या इसकी हीट कैपेसिटी है? 10 मोल की हीट कैपेसिटी। मुझे 10 मोल का चाहिए, 1 मोल का, 10 मोल का सी, तो 1 मोल का सी बटे 10। नहीं समझे? आज यहां 10 ना लिखो, लिख लो n मोल। क्या लिखा मैंने? n मोल की हीट कैपेसिटी है सी, तो 1 मोल की हीट कैपेसिटी है सी बाई n। सी कौन है? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बोलो। क्या नीचे n भी आएगा? क्या यही मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा? लो हमारे सामने फॉर्मूला आ चुका है मोलर हीट कैपेसिटी का, लिख लो जरा। नहीं समझे? कुछ नहीं, मोलर है तो मोल से डिवाइड कर देना। अरे हीट कैपेसिटी को मोल से डिवाइड तो किया है। कुछ बच्चे कह रहे बहुत कठिन लग रहा है सर। अभी आसान करते हैं बेटा, टेंशन नहीं लीजिए। पहले शब्द, हाँ शुरू में अंग्रेजी कठिन लगी थी शब्द याद करने में। गुड, बचपन में जब इंग्लिश पढ़ रहे थे शब्द वर्ड मीनिंग याद किया था, नहीं किया था? बिना वर्ड मीनिंग याद किए इंग्लिश बोल रहे थे। हाँ इंग्लिश बोलने के पहले वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। आओ थोड़ा सा अब सुनो ध्यान से, कुछ एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। क्या मुझे मोलर हीट कैपेसिटी अब जवाब सेट हो गया? मोलर किससे डिवाइड किया? मोल से। मुझे यूनिट बताओ जरा, यूनिट 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 आपको बताना है, जूल पर मोल पर केल्विन। लिखते चलो बताते चलो, लिखते चलो बताते चलो, जूल पर मोल पर केल्विन। क्या कोई मुझे इसका फील बताएगा? लेट्स इमेजिन एक सब्सटेंस है, उसका मोलर हीट कैपेसिटी है 5। कितना है? फील बताओ, फील। ऐसा नहीं, 5 है। 5 जूल 1 मोल को दोगे तो 1 केल्विन बढ़ेगा।
क्या पढ़ा मैंने? पक्का? मान लो मोलर हीट कैपेसिटी होती 10, तो 10 जूल 1 मोल को दोगे। यहां तक सेट? क्या मैंने आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव पहचानना सिखाया था? मैंने कहा था अगर दुनिया की कोई भी यूनिट पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो वो इंटेंसिव है। क्या ये पर यूनिट मोल है? क्या मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है? तो क्या मोलर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव इंटेंसिव है? लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसा हुआ? क्या बात है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है मगर मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है। और सही है ना, वो तो पर मोल है यार। अब 50,000 मोल ले लो, क्या जाता है, पर मोल तो वही होगा। नहीं समझे? अब एक सवाल का जवाब देना बच्चों, अगर कभी ऐसा हुआ कि हीट कैपेसिटी मेजर करते समय कांस्टेंट प्रेशर हुआ, क्या हुआ? तो क्या आप मुझे बता दोगे कैसा फॉर्मूला? डेल्टा एच बाई, लिखो 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 जल्दी से। ये फॉर्मूला कहां चलेगा? कांस्टेंट प्रेशर में। अपनी बेल हुई है क्या? ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कहां चलेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर आप हमेशा कांस्टेंट प्रेशर बताते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम बताते हो, कभी कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बताते। हाँ? अरे लाला, टेम्परेचर नहीं बदला तो हीट पढ़ कैसे रहे हो? कहानी शुरू कैसे हुई? तो हीट आएगी तो मॉलिक्यूल मचल जाएंगे, जब मचल ही ना पाएंगे तो हीट का मेजरमेंट कैसे होगा? समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा मचलन होगी तभी तो हीट नापेंगे। आइए, तो प्यारे बच्चों हम सबके सामने आ चुका है यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। चलेगा? एक मिनट, कहानी को भी समेटता हूं। फिलहाल कितने शब्द आ चुके हैं? 2। नंबर 1 हीट कैपेसिटी, नंबर 2 मोलर हीट कैपेसिटी। अब लिखना जरा, ये जो मोलर है क्या पर मोल डिफाइन है? अब कुछ विचारक ऐसे थे जो मोल को स्टैंडर्ड यूनिट केमिस्ट्री की नहीं मानते थे। पुराने जमाने में जब लोग आपस में तर्क वितर्क करते थे, दे ऑलवेज बिलीव कि चीजों को पर यूनिट ग्राम में ही डिफाइन करो, और इसीलिए उस समय एक नया कंसेप्ट है, इसका नाम रखा गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोला गया? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक मिनट, मोलर हीट कैपेसिटी क्या पर मोल था? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम। स्टेटमेंट आप बताओगे, सब हमसे पूछोगे सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल होता है स्मॉल सी। क्या होता है? मगर स्मॉल सी में कुछ लोगों को दिक्कत आने लगी, वो कंफ्यूज हुआ करते थे, भैया कैपिटल सी स्मॉल सी में अंतर क्या है? और शायद गलत भी नहीं है, बताओ ये स्मॉल है कि कैपिटल है? हा? समझ गए? समझ गए क्या? अब एबीसीडी थोड़ी है कि भाई कैपिटल ऐसे स्मॉल ऐसे, तो सी में स्मॉल कैपिटल का अंतर समझ में नहीं आता, लेकिन किताबें लिखती हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से भी लिखा जाता है। लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे लिखते हैं? एस। चलेगा? यह है क्या स्टेटमेंट आप बताओगे? बस बस कॉपी में बताओगे बेटा। हीट रिक्वायर्ड, हाँ बस दोनों साथ लिखते, देखते कौन पहले लिखता है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance, 1 gram of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। प्यारे बच्चों, आज यहां पे क्या पर 1 ग्राम बोला है? इसे ऐसे समझते हैं, बहुत सरल भाषा में इमेजिन करते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है, इसकी हीट कैपेसिटी है सी। हीट कैपेसिटी है सी। क्या है हीट कैपेसिटी? क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। याद हो गया? हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, आलस मत करो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कुछ रीजन है, बार बार बुलवा रहा हूं, ठीक है? इसकी हीट कैपेसिटी है सी, और लेट्स इमेजिन इसमें है W ग्राम। कितने हैं? अच्छा, W लिख दूं या M लिख दूं, चलेगा ना? इसे मैं W भी लिख सकता हूं और M भी। कुछ बोलता हूं, समझ में आया तो बताना। M ग्राम, क्या बोला? M ग्राम की हीट कैपेसिटी है C। M ग्राम की हीट कैपेसिटी है, तो 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी है। नहीं समझे?
सी क्या था? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बोलो। हीट कैपेसिटी Q बाई डेल्टा T बटे M। हेलो, कभी M लिखो कभी W, चलेगा? खेल सुनना, रुको। 180 ग्राम पानी लो, 180 ग्राम की हीट कैपेसिटी 18 है। इसका फील मुझे बता दो। अब देखो, वही बुलवा रहा था, उसके पीछे कारण यही थे। रुको, 180 ग्राम की हीट कैपेसिटी 18, हीट कैपेसिटी 18 है, मतलब 18 जूल पर केल्विन है। मतलब 180 ग्राम को 18 जूल दोगे तो 180 ग्राम का एक केल्विन बढ़ेगा। पहले फील करो, 180 ग्राम की हीट कैपेसिटी 18 है, मतलब बताओ इसका। हीट कैपेसिटी की यूनिट बोलो, जूल पर केल्विन। मतलब मैंने बोला 180 ग्राम की हीट कैपेसिटी 18, मतलब 18 जूल पर केल्विन। मतलब 180 ग्राम को 18 जूल दोगे तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बताओ उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? 180 ग्राम के 18 है तो 1 ग्राम के 18 बटे 180। कौन सा फॉर्मूला? ये फील नहीं है क्या? आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस एक बार सोचने की आदत डालना, ठीक? अब मैंने आपके सामने लिखा हीट कैपेसिटी अपॉन मास, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? सरल भाषा में टोटल वेट से डिवाइड कर दो, टोटल वेट से वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्या अपने को मोलर हीट कैपेसिटी याद है? किससे डिवाइड किया था? मोल से। मोलर हीट कैपेसिटी में आपके सामने लिख रहा हूं, Cm बराबर Q बाई N डेल्टा T। किससे डिवाइड किया? क्या बन गया? किससे डिवाइड किया? क्या बन गया? किसी से डिवाइड नहीं किया, हीट कैपेसिटी। क्लियर है? एक मिनट, अब सुनना, क्या ये मोल लिखा है? क्या मैं मोल को वेट लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट बराबर मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं यहां पे जहां लिखा है मोल वहां लिख देता हूं वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट, बोलो अब ये क्या बन गया? मोल, सॉरी, ये मैंने आपके सामने लिखा है मास इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मुझे यहां पे लिखना है मोल। क्या लिखना है? मोल का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, हाँ या ना? मैं यहां पे मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं, मोल इनटू, तो सॉरी, यहां पे मैंने आपके सामने लिखा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ ये क्या बन गया? वेट। तो अगर वेट से डिवाइड कर रहे हो तो क्या ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? एक लाइन कहता हूं, समझ में आए तो बताना। अपने सामने मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सबको याद है? मोलर हीट कैपेसिटी नीचे क्या था? मोल था। मुझे इसे बनाना स्पेसिफिक, क्या बनाना? तो मोल के साथ क्या लिख दूं? मोल के साथ, मोल के साथ अभी फील कराऊंगा, मतलब नीचे में मॉलिक्यूलर वेट लिख दूं, चलेगा? ये ऊपर वाला कौन है? जवाब नहीं आया, मोलर। इसका फॉर्मूला सोच लो, Q अपॉन N। तो क्या इसमें N है? मुझे स्पेसिफिक बनाना, तो मोल रहने दूं, वेट लिखूं, तो मोल में ऐसा क्या करूं वेट बन जाए? मॉलिक्यूलर मास से। नहीं समझे? क्या ये आपके सामने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ चुका है? अरे हाँ या ना? ये सब याद करने में आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसका एक सिंपल वर्जन बताता हूं, उसके पहले इसको लिखो जरा, ताकि जब कभी फॉर्मूला आपसे पूछे। घंटी हो गई अपनी? इसमें कई बार मिटाना मुश्किल हो जाता है। क्या कह रहे बच्चे? आइए प्यारे बच्चों, लिख लिया होगा सबने? एक मिनट, एक दो पॉइंट और बता दो, फिर बाकी बात डिस्कस करेंगे। मैंने अभी बस 3 शब्दों का मतलब बताया, सारे फॉर्मूले मत याद करना, जैसे कहूं वैसे याद करना, ठीक? अभी बस तीनों शब्द समझ लेना। हीट कैपेसिटी क्लियर है? मोलर हीट कैपेसिटी भी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या पर ग्राम में डिफाइन है? तो क्या इसकी यूनिट बता दोगे? जूल पर ग्राम पर केल्विन। लिख लो जरा, जूल पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, तो दोनों ही यूनिट चलेगी। जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपसे कहूं ये एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव, तो बता दोगे? इंटेंसिव। अलजेब्रा का नियम चलेगा नहीं चलेगा? अगर कभी भी यहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाए या वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो फॉर्मूला बना लोगे? प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा एच, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा यू। क्लियर है? अब ये कहानी बहुत सिंपल एक लाइन में खत्म करता हूं नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने आपको तीनों शब्दों का मतलब बताया, बस ये मतलब याद रखना है।
हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाई नहीं है। मोलर में कितना मोल और स्पेसिफिक में 1 ग्राम, बस इतना याद रखना चलेगा। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1। मुझे पता है कल पेपर है, सुनिए आज यहां से जाने के बाद अगर समय हो तो रिवाइज करना, वरना पेपर तैयारी करना नो प्रॉब्लम। लेकिन कल पेपर देने के बाद, कल पेपर देने के नंबर 1 रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। अब तो कल से लग जाओ थर्मो में भाई, ठीक है। रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स इफ नीडेड। इफ नीडेड वो बच्चा टू बच्चा वेरी कर रहा है, किसी को लिख की आदत है, किसी को नोट्स पढ़ने से याद हो जाएगा। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स इफ नीडेड। पॉइंट नंबर 2 ईएलपी नंबर 1 2 3 मिल गई ना एलपी? ईएलपी नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 1 अप टू 33 तक मैं थर्मो की एनसीईआरटी मैंडेटरी रिकमेंडेशन देता हूं, लेकिन अभी समय नहीं है, फरवरी में चल रहा है, तो समय हो तो पढ़ना वरना मत पढ़ना। मैं सारे पॉइंट कवर कर लूंगा, निश्चिंत रहो। बट अगर समय हो तो थर्मो की एनसीईआरटी की थ्योरी के सवाल अगर बनते हैं तो थर्मो से खूब बनते हैं। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों कैसे बच्चों आप सभी? चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।